स्टूडेंट, नेशनल इमरजेंसी पार्ट 1 में हमने आपातकाल के कारण, परिस्थितियाँ और उसका घटना चक्र पढ़ा। अब इस वीडियो में हम कर रहे हैं आपातकाल के परिणाम। आपातकाल के क्या परिणाम रहे? सबसे पहले प्रेस की स्वतंत्रता खतरे में पड़ गई। इंडियन एक्सप्रेस और स्टेट्समैन जैसे अखबारों ने अपने अखबार में खाली स्थान छोड़ना शुरू कर दिया सेंसरशिप का विरोध करने के लिए। सेमिनार और मेन स्ट्रीम जैसी पत्रिकाओं ने तो खुद को बंद करना ही बेहतर समझा, बजाय कि सरकार की गुलामी करने के। कई प्रसिद्ध लेखकों ने राष्ट्रीय पुरस्कार सरकार को वापस कर दिए। सरकार के खिलाफ लिखने वाले कई पत्रकारों को गिरफ्तार कर लिया गया। विपक्षी दलों पर भी सरकार ने नियंत्रण रखा। कई नेता की गिरफ्तारी की, कई नेता भूमिगत हो गए। आरएसएस और जमाते इस्लामी पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया, उन्हें गैर कानूनी घोषित कर दिया। विरोध और हड़तालों को भी गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, यानी जनता के पास अपने आक्रोश को प्रदर्शित करने का अब कोई तरीका नहीं था। निवारक नज़रबंदी कानून का व्यापक प्रयोग किया। ये कानून क्या है बेटा? इस कानून के तहत किसी व्यक्ति को उसी के घर में नज़रबंद कर दिया जाता है, इस आधार पर कि उसके बाहर रहने से, उसके भाषण देने से देश में उपद्रव फैल सकता है। तो इस कानून का प्रयोग करते हुए सरकार ने कई विरोधी दल के नेताओं को निवारक नज़रबंद कर दिया। नए कानून और संविधान में भी संशोधन कर दिए। 42वां संविधान संशोधन किया गया और अब प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती थी। देश में विधायिकाओं का कार्यकाल भी अब 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। मौलिक अधिकारों को भी निलंबित कर दिया गया। नागरिकों के सभी मौलिक अधिकार निलंबित हो गए। गिरफ्तारी के कारण तक नहीं जान सकते थे अब नागरिक। पुलिस हिरासत में मौतें होने लगी पुलिस के अत्याचार से, यानी कि अब लोगों के पास जीवन और स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार भी नहीं रह गया था। निवारक नज़रबंदी का कानून जो हमने पहले डिस्कस किया, उसका खूब प्रयोग करके सरकार ने लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया। दिल्ली की झुग्गी झोपड़ियों को यमुना नदी के पार ज़बरदस्ती स्थानांतरित किया गया, यानी गरीब लोगों को भी नहीं छोड़ा गया। जबरन नसबंदी कार्यक्रम शुरू किया गया। जनसंख्या नियंत्रण के नाम पर, परिवार नियोजन के नाम पर जबरन नसबंदी करवाई गई पुरुषों की। पीएम के द्वारा, यानी प्रधानमंत्री के द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम की घोषणा की गई और सबसे ज़्यादा विवादास्पद थी इस पूरे समय में इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी की भूमिका। उनके पास कोई आधिकारिक पद नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने सरकारी शक्ति का खूब प्रयोग किया। इन सभी परिस्थितियों में, आपातकाल के इन सभी परिणामों के साथ मार्च 1977 में आखिरकार आपातकाल के 18 महीनों के बाद सरकार ने चुनाव कराने का निर्णय लिया और 6 आम चुनाव हुए। उसका परिणाम 1977 में ही कांग्रेस पार्टी को हार के रूप में मिला, यानी इन चुनावों में पहली बार कांग्रेस पार्टी हार गई। विपक्ष ने लोकतंत्र बचाओ, इंदिरा हटाओ का नारा दिया था और इस नारे पर चुनाव लड़कर जनता पार्टी की सरकार सत्ता में आई। जनता पार्टी कई दलों का संघ था एक्चुअली, इसलिए ये सरकार अस्थायी साबित हुई क्योंकि मिलीजुली सरकार थी। कई सारे दलों को जो इनके साथ थे उन्हें खुश रखना था। इसके छोटे से कार्यकाल में 1979 तक ही ये पार्टी सत्ता में रह पाई थी, 1977 से लेकर जुलाई 1979 तक ही। और इस छोटे से अवधि में ही इसमें 2 प्रधानमंत्री बने, पहले मोरारजी देसाई और फिर उनके बाद चौधरी चरण सिंह। जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में शाह आयोग का गठन किया, जेसी शाह की अध्यक्षता में 1970 में। और इस शाह आयोग को काम दिया गया कि आपातकाल की जो भी पहलू हैं, जो भी परिस्थितियां थी, उनकी जांच की जाए और उसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, शाह आयोग।
फिर आपातकाल के पक्ष में भी तर्क दिए जाते हैं जो कांग्रेस ने दिए हैं कि विरोधी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कामों में बाधा डाल रही थीं, तो उन्हें रोकना ज़रूरी था, आपातकाल लगाना ज़रूरी था। जो विभिन्न आंदोलन थे उनसे हिंसा की घटनाएं हो रही थी, उन पर भी लगाम लगाना ज़रूरी था। सीपीआई पार्टी का तो समर्थन कांग्रेस को था। देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए और विघटनकारी यानी जो देश को तोड़ना चाहती थी ऐसी सांप्रदायिक ताकतों को नियंत्रित रखने के लिए भी आपातकाल लगाना ज़रूरी था। ये सारे तर्क कांग्रेस ने अपने पक्ष में दिए शाह आयोग के सामने, लेकिन सारे पहलुओं की जांच करने के बाद शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी और वो सारे ही आपातकाल के खिलाफ तर्क दिए। उसमें टीपीएससी को दिल्ली के उपराज्यपाल कार्यालय से सभी अखबारी कार्यालयों की बिजली काटने के लिए मौखिक आदेश दिए गए थे। प्रेस पर अनुचित प्रतिबंध लगाया गया, सरकार ने यह प्रतिबंध लगाया। आपातकाल के दौरान निवारक निरोधी कानून के तहत कई लाख 1 लाख से ज़्यादा नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस हिरासत में अत्याचार, ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं फिर से ताकि आपको याद हो जाए। पुलिस हिरासत में अत्याचार से मौतें हुई। संजय गांधी ने दिल्ली की झुग्गियों को जबरन स्थानांतरित किया, जबरन नसबंदी कार्यक्रम चलाया। यानी कि शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वास्तव में जनता की नाराज़गी को दबाने सरकार ने कई सारे वादे किए थे जनता से जो वो पूरे नहीं कर पाई, और इसी वजह से जनता की नाराज़गी को दबाने के लिए और जो जनता का आक्रोश था उसको दबाने के लिए, आंदोलनों को नियंत्रण में करने के लिए सरकार ने आपातकाल लगाया। 1975 में जो राष्ट्रीय आपातकाल लगा उसके सबक क्या थे? पहला सबक ये कि हमें पता चल गया कि भारत में लोकतंत्र इतनी आसानी से ख़त्म नहीं किया जा सकता, क्योंकि भारत बहुत जल्दी ही आपातकाल की अलोकतांत्रिक स्थिति से बाहर आ गया। दूसरा सबक हमें इससे ये मिला कि 44वां संशोधन हमें करना पड़ा, सुधार करना पड़ा संविधान में। अब अंदरूनी गड़बड़ी की जगह पर सशस्त्र विद्रोह को डाला गया, यानी कि आपातकाल लगाने के लिए सशस्त्र विद्रोह होना अब ज़रूरी था। आपातकाल लगाने के लिए मंत्रिमंडल की लिखित सलाह भी ज़रूरी कर दी गई। तीसरा सबक हमें राष्ट्रीय आपातकाल से ये मिला कि नागरिक स्वतंत्रता की कितनी इम्पोर्टेंस है, ये हमें इस आपातकाल के दौरान पता चल गया। अब न्यायालय खुद इसके लिए बहुत सक्रिय हो गए, बहुत सचेत हो गए, और इसी वजह से कई नागरिक स्वतंत्रता संगठन भी अस्तित्व में आए।